कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा गया। रिजल्ट अभी टाइम लगेगा, हालांकि कल एमपी सेट का पेपर आ गया है रिजल्ट, तो एमपी सेट का आ गया है तो मान के चलो कि 15 मार्च तक आ जाएगा। ऑब्जेक्शन लगाए थे, अभी लिंक आई थी जो उसको ऑब्जेक्शन लगाए हैं, नहीं लगाए है ना। ऑब्जेक्शन जो लिंक दी थी उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जिन पे लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। एक तो आप लोगों को याद होगा वार्दाचारी वाला क्वेश्चन था, कमेटी पूछी थी जो, है ना। एक होगा आपका, एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा पूंजी गहनता किस राज्य में है। उसका आंसर महाराष्ट्र है एक्चुअली में, पर उन्होंने मध्य प्रदेश दे दिया है। तो दूसरा वो क्वेश्चन था, है ना। इसके अलावा और भी एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो डाउटफुल हैं। एक वो भी है और एक है आपका जो ट्राइब्स हैं, एससी एसटी, सॉरी पिछड़े राज्यों का जो स्टेटस देना था, उनके लिए उन्होंने मानक पूछे थे कि कौन कौन से सही हैं। वो चारों सही थे, ठीक है। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन अभी डाउटफुल हैं। इवन एक दो और हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहे, तो उन पे ऑब्जेक्शन लगेगा। तो अभी चेंज यदि हो गए तो फिर सबके नंबर चेंज हो जाएंगे, है ना। तो कोई भरोसा नहीं है कि किसका होगा किसका नहीं होगा, वो फाइनल रिजल्ट आएगा। चलिए, मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी कल से। जैसे आपको पता है आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। पॉलिटी है पेपर सेकंड का पार्ट 1, है ना। पूरा सिलेबस हमने कवर किया है जब क्लास लगी है आपकी। इसमें मैंने आपको लिखने का पैटर्न बताया था, तब भी आंसर राइटिंग कराई थी, आज फिर से आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों को हालांकि पता होगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न किस तरीके से आता है ना। तो हम यही थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपके पास जनरली 2 मार्कर्स होते हैं, 7 मार्कर्स होते हैं और 10 मार्कर्स होते हैं, ठीक है। जो नया पैटर्न स्टार्ट हुआ अभी मेन से, जो 24 का मेंस हुआ है, उसमें आपको 2 मार्कर्स के लिए 4 लाइंस होती हैं। कितनी लाइंस होती हैं? 4 लाइंस होती हैं। वही 7 मार्कर के लिए प्रॉपर 11 लाइंस होती हैं। कितनी होती हैं? 11। 12 भी हो सकती हैं, पर वो इतना ही जाता है। फिर 10 मार्कर में आपके पास 2 पेजेस होते हैं। कितने होते हैं? 2 पेजेस। तो पहले पेज में तो क्वेश्चन दिया रहेगा, साथ में और में दिया रहता है, तो 4 से 5 लाइन पहले पेज की क्वेश्चन में कवर हो जाती है। तो पहले पेज में मैंने जो गिना हुआ है, 18 कुछ लाइंस पहले पेज में होती हैं, 24 लाइंस सेकंड पेज में होती हैं, है ना। 2 पेजेस हैं, पहले पेजेस में कितनी लाइन होंगी? क्वेश्चन भी लिखा रहेगा इसलिए वो स्पेस कम हो जाएगा, 18 लाइंस, दूसरे में 24 लाइंस, है ना। एक पार्ट ए की बात हो रही है, ऐसे ही पार्ट बी में भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेम रहते हैं, सेम पैटर्न पे आएगा और आपके पास टोटल टाइम होगा 3 घंटे का। मतलब एक पेपर का पार्ट ए कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम मिलेगा? 1.5 घंटे मिलेगा। 90 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। अब पहले क्या, यदि आंसर राइटिंग आपने की है, मीन्स लिखा है, तो उसमें और इसमें डिफरेंस हो गया है। पहले क्या था, 3 मार्कर आते थे 15, तो मतलब नंबर कितने हो जाते थे? 45। और 3 मार्कर में डायरेक्ट नंबर मिलते हैं। अब आपको डायरेक्ट नंबर चाहिए तो 3 मार्कर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करो कम समय में कि आपको पूरे नंबर मिले। यदि इसी में आपने 35 मार्क्स ले लिए तो बहुत अच्छा रेशियो में आपको नंबर मिला है। लेकिन अब प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अब जो है ये 2 मार्कर हो गए हैं, तो ये कितने मार्क्स के आते हैं? सिर्फ 30, है ना, 30 नंबर के। वहीं आप यदि 7 मार्कर देखो,
तो 7 मार्कर अब इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आपने यदि एक क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया, आउट ऑफ 7 कितने मिलेंगे? 5, 4 एंड 5। वहीं आप 10 मार्कर उठाओगे, अच्छे से अटेम्प्ट करोगे बहुत अच्छे से, तो मिलेंगे 6.5 या 7 नंबर। और यदि बहुत गंदा गया, बिगड़ा, तो कितना मिलेंगे? 4 नंबर, 5 नंबर। मतलब सेम किसके हो गया? वो 7 मार्कर के। तो वेटेज किसका बढ़ गया? अब 7 मार्कर का। तो अब आपको क्या करना है? फोकस किस पे करना है? 7 मार्कर पर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पैटर्न की बात कर लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे आंसर सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले आपको 2 मार्कर लिखने का मैं तरीका बताता हूं कि किस तरीके से 2 मार्कर आपको कंप्लीट करना है। देखिए, 2 मार्कर आएगा तो आपके पास यहां क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए, तो ये 4 लाइंस दी होंगी। कितनी दी होंगी? 4 लाइंस। 2 मार्कर्स में यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो आपको आंसर क्या करना है? डायरेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने पूछा महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था? क्या लिखोगे? मोहनदास करमचंद गांधी। सिर्फ श्री करमचंद गांधी, या इस तरीके से लिख सकते हो, या लोग क्या करते हैं पूरा लिखते हैं, गांधी जी के पिताजी का नाम मोहनदास, इस तरीके से करमचंद गांधी था। तो वो नहीं करना हमें। हमें क्या करना है? सिर्फ यहां लिखा पिता का नाम शॉर्ट में और सीधा लिख दिया करमचंद गांधी। कोई हमें थोड़ी उसको लेके जाना है घर पे बचा के, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट करते हैं, जो पूछा है वही लिखना है। उन्होंने पूछा, एक क्वेश्चन अभी आया था, आगे मिलेगा भी, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? नंबर ऑफ वुमेन्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 15 थी। तो सिर्फ लिखना है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या डैश करके 15। एक लाइन में बहुत शॉर्ट में उसका आंसर देना है ना। ऐसे ही, ये तो मैं पॉलिटी बता रहा हूं, सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे ही लागू होता है। कई बार क्या हो जाता है, 3 मार्कर में सिर्फ नाम लिखा आएगा, अब आपको भरना है उसके अंदर जो जानकारी आती है ना। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने पूछा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताना है, लेकिन उन्होंने जब क्वेश्चन आया तो अकेला लिख दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अकेला ये क्वेश्चन दिया है 2 मार्कर में, 4 लाइन है। अब इसमें आपके पास कितनी सारी जानकारी है, लेकिन फिर भी क्या करोगे, इसको 2 मार्कर में लिखना है। 2 मार्कर में 4 लाइन में 4 फैक्ट्स डाल सकते हो, लेकिन हमें टाइम नहीं लेना क्योंकि टाइम कम है, तो हम बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, है ना। तो इसमें से 4 फैक्ट निकाल लो आप। सबसे पहली लाइन में ये लिख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। दूसरी लाइन में ये लिख सकते हैं, भारतीय संविधान सभा की समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है। इनका जन्म लिख दो, जन्म कहां हुआ? महू। कब हुआ? 14 अप्रैल 1891, है ना। और लास्ट में अन्य प्रमुख कार्य लिख सकते हैं, है ना। तो संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस तरीके से 4 शॉर्ट में पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है। अब क्या होता है, मैंने 1-2 चीज और नोटिस की मेंस में, कि जितनी अच्छी कॉपी दिखेगी उतनी अच्छी मार्किंग होती है। और आप यदि कोई भी पॉइंट लिख रहे हो तो वो पॉइंट में जस्टिफाई होना चाहिए, है ना।
इसमें पैटर्न भी बना सकते हैं। पैटर्न कैसे बनते हैं? 4 लाइन है, आपने इस तरीके से बनाया, 1 2 3 और 4, यहां लिख दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। पॉइंट आपको लिखने ही लिखने हैं। उसका कारण क्या है? ये ह्यूमन मेंटलिटी है, वहां वो पॉइंट ही देखेंगे कितने लिखे हैं आपने, उसी पर मार्किंग करेंगे, है ना। 4 लाइन है, आप 4 फैक्ट दे सकते हो सॉलिड, तो बिल्कुल दे दो, काम तो 2 से भी चल जाएगा, लेकिन रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ना मुझे पता है, क्योंकि कॉपी किसी ने नहीं देखी 2019 के बाद, 18 के बाद, तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि क्या मार्किंग कर रहे हैं अभी नए पैटर्न में। लेकिन यदि मेंस क्वालिफाई किया है तो हमने इसी तरीके से किया है। समझ में आया? तो ये आपके लिए जरूरी है कि आपको पॉइंट में उसको जस्टिफाई करना है। पॉइंट लिख दिया 1 2 3 4, है ना। इसके और भी पैटर्न होते हैं, एक ये पैटर्न बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। फिर एक ये पैटर्न बना सकते हैं, है ना। फिर इस तरीके से भी पैटर्न बना सकते हैं। तो पैटर्न क्यों बनाना है हमें? क्योंकि कॉपी अच्छी दिखेगी। डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, 2 चीज समझ लो, जब आंसर बहुत अच्छे से आता है ना, तो आप डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो, लेकिन पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास स्पेस ज्यादा है, कंटेंट कम है, और हम अपने कंटेंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करें जितना आता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डायग्राम्स का, मैपिंग का, या फिर पैटर्न का। समझ में आया? तो यहां पर इससे 2 चीजें होंगी, एक तो आपका टाइम बचेगा, और एक और मैं आपको बेसिक चीज बता दूं, आपने कभी पूरा पेपर अभी लिखा है? एक भी बार नहीं लिखा। जिस दिन लिखोगे कम से कम आपको 10 से 15 मिनट अभी कम पड़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो उस टाइम को बचाने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? पैटर्न का, है ना। एक क्वेश्चन पैटर्न में लिख के देखना और पूरा पैराग्राफ जैसा लिख के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों पैटर्न का प्रयोग करते हैं। और मार्किंग भी होगी, क्योंकि जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है व्यक्ति, उसको की पॉइंट्स चाहिए, और इन पैटर्न में आप क्या करते हो? डायरेक्ट की पॉइंट्स लिखते हो। समझ में आया? तो 2 मार्कर आपको जो लिखना है बहुत शॉर्ट में लिखना है, और डायरेक्ट फैक्ट्स देना है जो डायरेक्ट आप जानते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो डायरेक्ट आंसर, है ना। यदि उन्होंने सिर्फ एक नाम लिख दिया, तो उसमें जितने भी आपको सॉलिड पॉइंट्स आते हैं, उनमें से आपको छांटना है 3 से 4 सॉलिड पॉइंट, और हर एक में मार्किंग करना है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 2 मार्कर है लिखने का तरीका, है ना। यदि मान लो शॉर्ट में अंतर पूछ लिया किसी के बीच में, तो इन 4 लाइन के बीच में एक लाइन खींचना, एक इधर लिखना, एक इधर, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, दोनों में डिफरेंस कर देना। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद अगला आपको देखना है 7 मार्कर। क्या देखना है? 7 मार्कर। आ जाइए, इसी पर देख लेता हूं। 7 मार्कर के लिए जनरली आपको मिलने वाली हैं 11 लाइंस। ठीक है, अब 11 लाइंस आपको मिलेंगी, ऊपर क्वेश्चन दिया रहेगा, अब आपको कंप्लीट करना है। अब 7 मार्कर की मेंटलिटी ये है आपकी कि आपके पास 7 सॉलिड पॉइंट्स होने चाहिए। कितने पॉइंट्स चाहिए आपको? 7। और नहीं है तब
कितने में काम चला सकते हैं? 5 तो मिनिमम चाहिए। 7 सॉलिड पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट हम कंप्लीट आंसर कर सकते हैं। यदि आपके पास 7 पॉइंट्स नहीं है देन आप 5 से 6 पॉइंट्स में भी क्या कर सकते हो? काम चला सकते हो। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के, है ना। सबसे पहला डायरेक्ट जो सब करते हैं, आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। मैंने एक बेसिक आपको पैटर्न बताया था। सबसे पहला इंट्रो, है ना, 2 से 2.5 लाइन का होता है, जनरल बात कर रहा हूं। फिर आपकी मेन बॉडी, जो पूछा है वो पूरा आपको बीच में लिखना है, और लास्ट में 1.5 से 2 लाइन का क्या हो जाएगा? कंक्लूजन। ये क्या था? आपका बेसिक पैटर्न है आंसर राइटिंग का। लेकिन यहां पर आप देखो, आपके पास सिर्फ लाइंस कितनी हैं? 11। आप यदि 3-2 लाइन इसमें भरोगे, 2-3 इसमें भरोगे, कितनी बचेंगी? 4 से 5 लाइन बचेंगी। क्या आप 7 पॉइंट डाल पाओगे? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस में याद रखना, जब आपके पास 7 सॉलिड पॉइंट्स हैं तो कंक्लूजन नहीं लिखना। क्या नहीं करना? कंक्लूजन नहीं लिखना यदि आपके पास डायरेक्ट 7 पॉइंट्स हैं। यदि आपके पास कंटेंट कम है, 5 पॉइंट है, तो आपको एक छोटा सा इंट्रो लिखना है और एक छोटा सा कंक्लूजन लिखना है। अब सबसे पहले इंट्रो किस तरीके से स्टार्ट होता है ये जानना जरूरी है। चूंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में आपको पता है कि सबसे बड़ा जो आपका फ्रंट फुट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है आपका, चाहे वो आर्टिकल्स के फॉर्म में हो, शेड्यूल के फॉर्म में हो, या फिर सेक्शन के फॉर्म में हो, आपके भाग, अनुसूचियां या फिर अनुच्छेद, उनका उपयोग करना है इंट्रोडक्शन में। क्या करना है? किस किस का प्रयोग करना है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें आपकी गिवन है ना। अब जो भी चीजें आपकी गिवन हैं उनमें से मेजर जो पोर्शन आप उठाते हो वो है आर्टिकल्स। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज आई। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो आप इंट्रोडक्शन कहां से स्टार्ट करोगे? फंडामेंटल ड्यूटीज कहां दी गई हैं? 50। हम लिखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर, है ना। 10 मूल जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में ऐड किया गया, जो कि इस प्रकार हैं। फिर आपने बीच में मेन बॉडी में जो पूछा गया है वो लिख दिया, आंसर कंप्लीट हो गया। यदि यहां पर कंटेंट कम हुआ, उन्होंने पूछ लिया क्या ये बाद योग्य है या नहीं है, तो उसमें मेन बॉडी में कंटेंट कम हो जाएगा। फिर लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा हमने 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें ऐड किया, जो क्या था? एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, और ये किसकी ड्यूटी होगी? माता पिता की। तो इस तरीके से आपको फ्रेमिंग करना है ना। ये चीजें लिखकर रटकर नहीं होगी, वो दिमाग में चलाना है आपको। क्वेश्चन को लिखने से पहले 8 से 10 सेकंड उसकी फॉर्मेटिंग करना है दिमाग में। बहुत जल्दबाजी नहीं करना कि उठाया और लिखने लगे फिर सोच रहे हैं कि अब फॉर्मेटिंग क्या करें इसकी। पहले दिमाग में रखना है। ठीक है। तो पहला पैटर्न तो समझ में आया, डायरेक्ट होता है। लेकिन आपके पास 7 सॉलिड पॉइंट हैं, तो सिर्फ इंट्रो लिखो। इंट्रो कितना होना चाहिए? मैक्सिमम
2 से 2.5 लाइन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। फिर आपको डायरेक्ट क्या करना है, 7 पॉइंट लिखने हैं। अब 7 पॉइंट में भी कई तरीके होते हैं। एक होता है पहले हेडिंग बना दो, सॉरी सब हेडिंग बना दो, फिर उसको डिस्क्राइब कर दो, है ना, इस तरीके से लिखते हैं। दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट लाइन लिख दी, लेकिन जो भी आपका की पॉइंट है उसको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने का मिथ समझो, लोग क्या करते हैं पूरी कॉपी अंडरलाइन कर देते हैं, कोई फायदा नहीं है। अंडरलाइन क्या किया जाता है, जो की पॉइंट है, और की पॉइंट आपको अंडरलाइन करना है या तो उसको 2 तरीके से लिखो, सब हेडिंग को अंडरलाइन करके लिखो, उसको एक लाइन में समझा दो, तो डायरेक्ट उसको की पॉइंट कहां मिल गया, सबसे आगे, तो वो पूरी लाइन पढ़ेगा भी नहीं, वो यहीं से मार्किंग कर देगा। दूसरा, यदि आपने सब हेडिंग में नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर लिखा है, तो बीच में जहां पर भी वो कीवर्ड आ रहा है वहां पर उसको अंडरलाइन कर दो। कुछ पॉइंट्स आपको बेसिक बनाने पड़ेंगे, जैसे लिखते हो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, लैक ऑफ लिटरेसी, ये जो आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं वही तो आपकी सब हेडिंग्स हैं, उनका प्रयोग करना है। और आगे की लाइन में आपको उसको डिस्क्राइब करना है सिर्फ एक लाइन में, ठीक है। 7 पॉइंट, कई बार क्या होता है एक पॉइंट दूसरी लाइन में भी चला जाता है, इसीलिए आप जब 7 पॉइंट लिखोगे, आपके पास 8 से 9 लाइन से उनमें कंप्लीट हो गया तो कंक्लूजन नहीं लिखना, है ना। लेकिन यदि 5 ही पॉइंट आ रहे हैं, 4 ही पॉइंट आ रहे हैं, तब क्या करोगे, उसको कंक्लूजन को भी नीचे मेंशन करोगे। पॉइंट डाले, सब हेडिंग के साथ लिखा, इंट्रोडक्शन दिया, और कंक्लूजन जब आप यहां पर लिखोगे तो वो जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, आपका कोई सजेशन होगा, है ना, या फिर आपके संविधान में कोई उस बारे में बात की गई है वो होगी, या फिर आपकी कोई पॉलिसीज हो सकती हैं जो गवर्नमेंट अभी लेकर आई है करंट में, है ना। इसके लिए आपकी कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जिसको नोट डाउन कर सकते हो। कंक्लूजन में सबसे पहले डालने के लिए एसडीजी गोल्स होते हैं। एसडीजी गोल्स पता है आपको कितने हैं, 17 एसडीजी गोल्स में मान लीजिए उन्होंने शिक्षा के बारे में पूछा है, तो एसडीजी 4 को आप मेंशन कर सकते हो कंक्लूजन में। दूसरा, आप न्यू पॉलिसीज को ऐड कर सकते हो। न्यू पॉलिसीज जो हैं उनके थ्रू आप कंक्लूजन को कंप्लीट कर सकते हो कि करंट में गवर्नमेंट ये मेजर्स कर रही है इस फील्ड में, जो कि आगे जाकर बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ना। इसके अलावा आपको कंक्लूजन लिखना है तो किसी व्यक्ति का कोट डाल सकते हो जो उस फील्ड में बहुत पॉजिटिव रहा हो कभी। जैसे कई बार पूछता है कि आपका जो संविधान है वो संघात्मक है या एकात्मक है। जब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा संविधान क्वासी फेडरल है, मतलब अर्ध संघात्मक है, संघात्मक और एकात्मक के बीच की कड़ी है। और ये पूछा गया है कि ये जो कोट था ये किस व्यक्ति का था, केसी वियर का ये कोट था, तो केसी वियर के द्वारा ये कहा गया। इसको भी आप कहां डाल सकते हो, कंक्लूजन में डाल सकते हो, है ना। तो समझ में आया, इंट्रोडक्शन जब स्टार्ट करना है तो इस तरीके से उसको हमें बनाना है कि इंटरेस्टिंग लगे, आगे व्यक्ति पढ़ना चाहे आपका आंसर। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, पॉलिटी में आर्टिकल्स का उपयोग कीजिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आपकी चीजें मेंशन है, शेड्यूल, सेक्शन, इसके अलावा आपके आर्टिकल्स, यहां से स्टार्ट कीजिए। मेन बॉडी में आपको सीधे के सीधे जो सॉलिड पॉइंट्स आते हैं वो लिखना है। सबसे बेस्ट पैटर्न होता है सब हेडिंग में लिखने का। सब हेडिंग में क्या होगा, आपका
डायरेक्ट आपको सब हेडिंग जब दोगे तो कीवर्ड वही मेंशन हो जाएगा, और कीवर्ड जब मेंशन होगा तो आगे की लाइन पढ़ने की भी फिर जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी व्यक्ति आपकी कॉपी चेक करेगा वो यहीं से आपको मार्किंग करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा तीसरे पैटर्न में आपने यदि मान लीजिए डायरेक्ट आंसर लिखा है, तब आपको किस बात का ध्यान रखना है? अंडरलाइन करने का, क्योंकि उनके पास भी एक आंसर की होती है जिसमें कीवर्ड्स दिए रहते हैं। आंसर एक क्वेश्चन के कई प्रकार से लिखे जा सकते हैं, कई आंसर हो सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें कीवर्ड्स रहते हैं, वो कीवर्ड्स ही ढूंढे जाते हैं। तो जब आप अंडरलाइन करोगे वहां पर तो आपके कीवर्ड्स होंगे उसमें कुछ, है ना। अब यहां पर टाइम को बचाने के तरीके समझते हैं अपन इसमें। जैसे मैंने 2 मार्कर में आप लोगों को बताया था कि कुछ आपको पैटर्न यूज करना है, इसमें भी पैटर्न यूज करना है। अब आप सोचो, आप 10 आंसर लिख रहे हो और एक ही पैटर्न पर लिख रहे हो सीधे सीधे, तो थोड़ा सा बोर हो जाएगा जो व्यक्ति कॉपी चेक कर रहा है, कुछ नया नहीं मिल रहा। ऊपर से आप एक ही पैटर्न में लिखोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तब आपको क्या करना है, यहां पर कुछ पैटर्न डालना है। जैसे मैंने यहां पर आपका एक पेज बना लिया, इस पेज में आपको यहां पर एक क्वेश्चन मेंशन होगा, ठीक है। इसके बाद आपको 11 लाइंस में ये आंसर कंप्लीट करना है। तो आप क्या करोगे, इंट्रो लिखोगे 1 से 1.5 लाइन का। इसके बाद कई पैटर्न होते हैं, कई बार क्या है, मान लीजिए आपके पास टाइम है और पैटर्न डालना है, तो आप इस तरीके से पैटर्न बना दो और सामने पॉइंट्स मेंशन कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सब हेडिंग लिखी, उसको एलैबोरेट कर दिया, समझा दिया। कई बार आपके पास टाइम नहीं होता और आपको 2 मिनट बचे हैं और एक लास्ट क्वेश्चन कवर करना है, तब क्या करोगे, बीच में गोला बनाओगे, है ना, और जो शॉर्ट सब हेडिंग है उनको बस डिस्क्राइब कर दोगे। लेकिन ध्यान रखना यहां पर भी क्या करना है, आपको मार्किंग करना है। ये जब टाइम नहीं है तब बता रहा हूं। अब जब बीच में लिखोगे नीचे स्पेस बचेगा तो एक छोटा सा कंक्लूजन डाल दो। तो प्रॉपर जो एक आंसर की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर दी आपने। फर्क कितना पड़ेगा, वो 7 मार्कर में जो आपको कंप्लीट आंसर लिखने में पैटर्न के साथ, जिसमें इंट्रो भी था, सॉलिड पॉइंट भी थे, कंक्लूजन था या नहीं लिखा, तो भी कितने दे रहा था, 5 या 5.5। इसमें कितने देगा, 4.5 तक दे देगा। वो एक नंबर से ज्यादा मार्जिन नहीं आता। लेकिन आप देखो ना, इधर आपने 4 मिनट लिए हैं, इधर आपने कितने मिनट लिए, 2 मिनट। तो 2 मिनट के हिसाब से कुछ तो मिल गया, यदि छोड़ आते तो कुछ भी नहीं मिलता। और एक और सबसे अच्छी चीज मैं बताऊं, किसी भी व्यक्ति से 100% पेपर कभी अटेम्प्ट नहीं होता। तो वो मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये चीज मैंने कभी की थी, जिसका इंपैक्ट देखने मिलता था दूसरे क्वेश्चंस पर, बाद में समझ में आई। एक अभी इस पेपर को हटाओ, मैं एक जनरल आपको चीज बताता हूं। फिलॉसफी पढ़ते हैं हम, फिलॉसफी भी आप कभी पढ़ लेना। एक नॉर्मल सी चीज होती है, कोई भी चीज कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, है ना। वो कैसी होगी, रिलेटिव होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति सही गलत का मार्जिन आपको नहीं बता सकता। किसी के अपेक्षा में आप ज्यादा सही हो सकते हो या ज्यादा गलत हो सकते हो। सही गलत किसने बनाया है, सोसाइटी ने। कि सोसाइटी उस लेवल पर है कि मार्जिन डिसाइड कर सकती है क्या सही है क्या गलत है, नहीं कर सकती। जनरल एग्जांपल है गिलास का, आधा भरा है, आप कह दो आधा खाली, मैं कह दूं आधा भरा, दोनों सही बोल रहे हैं। नजरिया अलग अलग है। तो कोई भी चीज कभी भी एब्सोल्यूट
नहीं हो सकती। ऐसे ही यहां है, आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते, आपको पूरा आ ही नहीं सकता। कितना आता है हमें? मैक्सिमम 80%, मिनिमम छोड़ दो, है ना, मिनिमम तो छोड़ सकते हैं, पूरा मैक्सिमम हम कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, या आता है अटेम्प्ट तो हम पूरा कर सकते हैं, आता कितना है 80%। अब अटेम्प्ट कैसे करना है? आपके पास मान लीजिए दो पेपर सेकंड ही ले लेते हैं अपन, पार्ट कितने हैं, ए और पार्ट बी, इसमें भी 90 मिनट्स लगेंगे, इसमें भी कितने लगेंगे 90 मिनट्स, मतलब टोटल मिलाकर 3 घंटे, 1.5 घंटे में ये करना है, 1.5 में ये करना है। अब हमेशा ऐसा होता ही नहीं है कि 2 मार्कर 15 आए तो 15 ही आ रहे हैं, लेकिन 2 मार्कर हम नहीं छोड़ते। 2 मार्कर वो छोड़ते हैं जो डायरेक्ट फैक्चुअल पूछा गया है और जिसमें हमारा तुक्का नहीं बैठ सकता। किसी की डेफिनेशन पूछी तो बना दोगे, है ना, तो मैं यहां आपको छोड़ना भी बताऊंगा कि छोड़ना भी है क्वेश्चन, हमें पूरा नहीं करना, उससे हमारा फायदा है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आपने कुछ भी लिखा, नंबर तो वैसे ही नहीं मिल रहे, तो उसका टाइम हम किसी दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हैं ना, और फर्क पड़ना कितना है, इसी पूरे उस पर हम बात करेंगे। अब देखो यहां पर 90 मिनट्स हैं, पूरा पेपर में पार्ट ए में आपको हमेशा पूरा नहीं आएगा, ये हर बार होता है। मेंस के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, जैसे मैं बताऊं, मैंने अभी 22 में सेकंड जो पेपर था यही पॉलिटी, और उस समय जो चलता था उसमें पॉलिटी के साथ थोड़ा सा मैनेजमेंट का पोर्शन भी था, है ना, तो उसमें मैंने 7 3 मार्कर्स छोड़ दिए थे, पार्ट ए और पार्ट बी से मिलाकर। उससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो मुझे भी नहीं आ रहे थे, वो बाकी लोगों को भी नहीं आ रहे थे, वो इस तरीके से पूछे गए थे। तो यदि तुक्का मार सकते हो और उस रेंज में जा रहा है तो मार दो, और यदि नहीं मार सकते, बिल्कुल भी नहीं आ रहा और पता है कि मैं लिखूंगा वो गलत ही होना है, तो उससे अच्छा उसको छोड़ दो। मैं मिनिमम लेके चलता हूं, आपके यहां 2 मार्कर के कितने क्वेश्चन छूट गए, 2, छोड़ दो, बिल्कुल मत करो, है ना। ऐसे ही जब आओगे तो 7 मार्कर में हो सकता है एक आध क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि वो आपको बिल्कुल भी उसमें कुछ नहीं आता, जानते ही नहीं हो, तो उसको भी क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, उसकी भी टेंशन नहीं लेना, एक आध क्वेश्चन सबका स्किप होता है, ठीक है। एक 7 मार्कर चला गया, दूसरा बचा आपका 10 मार्कर। 10 मार्कर कई बार होता है कि एक आध आधा आता है या एक आध छूट जाता है, तो भी आप क्या कर सकते हो, एक मान के चलो, तो आपने कितने नंबर का छोड़ दिया, 20 एवरेज मान लो, 20 का इसमें छोड़ दिया, है ना। और यहां पर 2 चीजें होती हैं, बैलेंस बना के आता है पेपर, एक टफ आएगा तो एक इजी आएगा, है ना। अभी हमेशा उठा के देख लेना हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री टफ आएगा तो ज्योग्राफी इजी आएगा। तो आपको क्या करना है, जो 20-25 नंबर का गैप इस पेपर में हो रहा है इधर कवर करना है, हमेशा यही पैटर्न मिलेगा। कभी कभी होता है जैसे साइंस का पेपर टफ आ गया तो वो पूरा ही टफ था, तो इसमें घबराना नहीं है कि इतना छोड़ दिया हमने, ये सोच के चलना है कि इतना जो छोड़ा था इसका टाइम हमें कहां देना है, बाकी के क्वेश्चंस पे, आपके लिए अच्छा है वो, इतना सॉलिड आंसर लिखना है वो कि उसमें हाईएस्ट मार्किंग हो। अब यहां पर होगा क्या, आपको पता है आउट ऑफ 300 जनरल के लिए आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 40%। 40% मतलब कितना चाहिए, 120। अदर कैटेगरीज के लिए 30% मतलब कितना चाहिए, 90।
तो क्या 20-40 नंबर का छूटने से आपके पास कितने नंबर बचते हैं? मान लीजिए 260-70 नंबर हैं, इनमें से 120 नहीं ला सकते क्या? बताइए। नहीं, पार्ट ए पार्ट बी में अलग नहीं होता, पूरे पेपर में। इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि हिस्ट्री में कम में ले तो कहां खींच सकते हो, ज्योग्राफी में खींच सकते हो। तो 120 आप नहीं ला सकते क्या कवर करके? बिल्कुल ला सकते हो। 2022 का हिस्ट्री का पेपर टफ आया था, है ना? उसके कंपैरिजन में ज्योग्राफी का पेपर इजी आया था। उसको आप करो अच्छे से तो आउट ऑफ 150 आप 90-95 भी ला सकते थे, इतना इजी था ज्योग्राफी का पेपर। वहीं हिस्ट्री में 16 एवरेज बहुत अच्छी मार्किंग थी, तो भी दोनों को मिला लो कितना हो गया? 150। आपके हर पेपर में 140 से 150 आएंगे। आपका पेपर तो वैसे ही निकले हुए हैं सारे, इतने ही चाहिए होते हैं। टॉपर्स होते हैं उनके 10 नंबर का बस मार्जिन होगा आपसे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 120 आपका मिनिमम है। अब 140 का एवरेज में ला लो, कट ऑफ देख लो ना। अभी जनरल का कितना गया? 690 था, है ना? एक एवरेज भी उठा लो, अपन अभी कर लेते हैं काउंट। आप पहले पेपर में 140 लेके आओ, दूसरे में 140 लेके आओ, तीसरे में 150 लेके आओ, कितना हो गया? 430 हो गया। ठीक है। एथिक्स, हिंदी, ऐसे ये स्कोरिंग होते हैं, है ना? इनमें तो आप एवरेज से हल्का सा भी ऊपर ले आओ। ठीक है। एथिक्स उठा लो, एथिक्स में आप 120 तक खींच लो आउट ऑफ 200। ठीक है। फिर आपका हिंदी, हिंदी में आप 140 तक ला सकते हो इजीली, पर और कम है तो 120-130 तक जाएगा। और ऐसे में एवरेज 50 मान लो, तो भी ये 300 प्लस हो जाएंगे। 430 प्लस 300 कितने हो गए? 700 प्लस हो गए। आपको सिर्फ एवरेज काम करना है। समझ में आया? तो हमें इसको अपने दिमाग में इजी बना के चलना है कि इजी है ये कवर करना, तब आराम से कर पाओगे। तो मार्किंग भी हमें समझना है कि किस तरीके से होगी। नहीं आता हुआ क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करोगे, लास्ट में आता हुआ छोड़ के आ जाओगे। इसीलिए जब पेपर मिलता है तो तुरंत लिखने नहीं बैठते, जल्दी जल्दी देख लेते हैं पलट के। देखो, दो तरीके होते हैं। कई बार किस्मत खराब हो तो एग्जामिनर जो होंगे वो सामने खड़े रहेंगे, वो आपको कॉपी पलटने भी नहीं देंगे, वो तभी खोलने देंगे जब घंटी बज जाएगी। कई जगह ऐसा होता है 10 मिनट पहले मिल जाती है कॉपी, तो बच्चे क्या करते हैं, पीछे पेपर लगा होता है मेंस कॉपी के, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और दिमाग में सोच लेते हैं मुझे कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है और कौन से क्वेश्चन में क्या पैटर्न डालना है। ये 10 मिनट में दिमाग में बैठ जाता है। तो जब कॉपी मिलती है तुरंत आप उसको पलटते हो तो सबसे पहले लिखते वो क्वेश्चन हो जो आपको डायरेक्ट आते हैं और आप जल्दी लिख सकते हो। तो यहां पर लेट गो करना भी आर्ट है आपकी। जैसे जीवन में होता है ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है यदि ये चीज छूट रही है, ऐसे ही यहां करना है। मानसिक उसको तनाव नहीं लेना कि मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया। कभी भी किसी का पूरा पेपर अटेम्प्ट होता ही नहीं है। यदि सबको पूरा आने लगेगा तो पूरे कंप्लीट मार्क्स मिलने चाहिए। कितना? 50% ही जाता है ना कट ऑफ। तो आपका कट ऑफ कम जाता है, टॉपर होते 52-51% पर। 1400 में से अभी देख लो 700 कुछ में आपका आराम से पोस्ट दे रहे हैं। तो कट ऑफ का आपको टेंशन लेना ही नहीं है। आपको क्या करना है, जो आ रहा है उसको अच्छे से लिखना है ना? 7 मार्कर समझ में आया? किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनाना है, उसकी पैटर्न समझ में आए, किस तरीके से लिखना है। टाइम कम है आपके पास तो बहुत छोटा सा तरीका बताया मैंने। आपको सिर्फ सेंटर में हेडिंग डालना है, तो एक लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना है और 6 एरे बनाकर उनको
एक एक शॉर्ट पॉइंट लिख देना और सब में मार्किंग करना है, नीचे थोड़ा सा कंक्लूजन लिख देना है। जब कंटेंट अच्छा है, सॉलिड पॉइंट है, तो 7 मार्कर में कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 10 मार्कर की। 10 मार्कर में 2 पेज मिलेंगे। कितने पेज? एक चीज याद रखना, पहले पेपर और दूसरे पेपर में 10 मार्कर में और में क्वेश्चंस मिलेंगे, साइंस में नहीं होते, है ना। तो अभी तक क्या था, इवन पहले भी सेम ही आता था, पहले पेपर और दूसरे पेपर में आपको हर 10 मार्कर में और में क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब कितने मिल रहे हैं ऑप्शन? 2-2, एक नहीं आया तो दूसरा। और एक चीज करना, जो क्वेश्चन कर रहे हो उसको मेंशन कर देना, उस पर एक हल्का सा टिक लगा देना, और 3.1 कर रहे हो या 3.2 कर रहे हो, और में रहता है तो पहला 1 रहता है, दूसरा 2 रहता है, उसको मेंशन कर देना। ठीक है, अब यहां पर समझ लो 10 मार्कर में 2 पेज हैं आपके। इसमें आपको प्रॉपर कंप्लीट आंसर करना है। 10 मार्कर या जो लॉन्ग आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनका मतलब होता है आपको पूरा डिस्क्राइब करना है चीजों को, और पूरा डिस्क्राइब करना है तो यहां पर आपको 3 तरीके से फॉलो करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, और इंट्रो कितना होगा यहां पर? 3.5 से 4 लाइन का, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है। तो इंट्रोडक्शन कितना होगा? स्पेस भी बहुत है आपके पास, पहले पेज में समथिंग 18 लाइन्स हैं, दूसरे पेज में समथिंग 24 लाइन्स हैं। ये 6 लाइन्स कहां जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन दिया रहेगा ऊपर, है ना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दोगे 3 से 4 लाइन का, और इंट्रोडक्शन इस तरीके से दोगे कि आगे क्वेश्चन पढ़ने में अच्छा लगे। समझ में आया? ये मत लिख देना कि इसके प्रावधान निम्न हैं, ये इंट्रोडक्शन नहीं होता। ये 7 मार्कर में किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास स्पेस कम है, आपको सीधा बताना है। यहां पर आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन एक प्रस्तावना बनानी पड़ेगी किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है 10 मार्कर है, तो सबसे पहला काम यह है कि स्पेस बहुत है, तो क्वेश्चन को आपको तोड़ना है। यदि मैंने संविधान सभा पूछा, तो संविधान सभा को आपको डिस्क्राइब करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तो अकेला सिर्फ संविधान सभा लिखोगे तो बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। उसको डिवाइड कर सकते हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, 4 से 5 पॉइंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो, है ना। उसका गठन लिख सकते हो, स्ट्रक्चर लिख सकते हो, 4 से 5 पॉइंट में उसको समझा सकते हो। फिर उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो कि संविधान सभा की आलोचना किस तरीके से की जा सकती है, 4 से 5 पॉइंट उसको समझा सकते हो। यहां का और यहां तक का स्पेस ये भर जाएगा। अब बचा कॉन्क्लूजन, और कॉन्क्लूजन हमेशा क्या करते हैं हम? पॉजिटिव, और पॉजिटिव में आपको 4 से 5 लाइंस फिर यहां पर कॉन्क्लूजन लिखना है। तो 2 चीजें तो ये फिक्स हैं, इंट्रो और कॉन्क्लूजन, है ना। मेन बॉडी आप चेंज कर सकते हो, फिर से वही पैटर्न अपनाना है। पहले क्वेश्चन को क्या करना है? तोड़ना है, जितने भाग में तोड़ सकते हो, 2 या 3। अब हर भाग में जब तोड़ोगे तो उसमें एक तो तरीका है सब हेडिंग के साथ लिखना। सब हेडिंग मतलब की पॉइंट डाला और समझा दिया, की पॉइंट डाला और समझा दिया। बीच में बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज आ रही, उसको अंडरलाइन कर दी। ठीक है, एक तरीका। दूसरा, इसमें पैटर्न डाल के लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ा स्पेस है, समय भी बचाना है। इसमें आप 6 से 7 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन में नहीं दे सकते, क्योंकि 5 क्वेश्चन सेम करना है। तो आप क्या करोगे? इसमें पैटर्न डाल सकते हो बीच में। पैटर्न का तरीका पता है, इस तरीके से बना दिया,
है ना, बीच में इस तरीके से बना दिया और इन्हीं पॉइंट को इसमें समझा दिया। चूंकि ये बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें जो भी की पॉइंट उठाओ या सब हेडिंग उठाओ उसको समझाना पूरा आगे। अकेला ये नहीं करना कि पूरा आपने एक की पॉइंट डाल के छोड़ दिया, नहीं तो उस पर मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि यहां वो आपसे समझना चाहते हैं क्या है। अब ज्योग्राफी हो तो इसमें मैपिंग कर सकते हैं, इसमें तो आप मैपिंग कर नहीं सकते, पैटर्न बना सकते हो। एक और इसमें तरीका आता है, इवन 7 मार्कर में आता है वो जनरली, उसमें पूछता है डिफरेंस बताइए दो चीजों के बीच में। जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंस लिखा है तो आपको पेज को क्या करना है, दो भागों में डिवाइड कर देना है। पहली लाइन में लिखना है, जैसे 7 मार्कर में आया कि डिफरेंस बताइए संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में, तो क्या करोगे, इंट्रोडक्शन में दोनों में निम्न विभिन्नताएं हैं और सीधी लाइन खींचोगे, एक तरफ लिखोगे संघात्मक व्यवस्था, एक तरफ लिखोगे एकात्म व्यवस्था। डायरेक्ट दोनों में अंतर लिख दो। पहला तरीका और जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये है कि आपको 3 कॉलम बनाना है। हां, यहां पे लिखो आधार बेस, है ना, यहां पे मान लो लिख दिया हमने संघात्मक व्यवस्था, यहां पे लिख दिया एकात्मक व्यवस्था। अब यहां नंबर डालते चलो आधार में और शॉर्ट में यहां लिखते चलो, है ना। तो ये बहुत इजी तरीका है लिखने का। ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और एल वेव्स, इन तीनों के बीच में अंतर बताइए। ये 5 मार्कर में आया था पहले, है ना। यदि आप लोगों ने सीस्मोलॉजी पढ़ी है जिसमें भूकंप वगैरह के बारे में पढ़ा है तो उसमें तीनों वेव्स पढ़ी होंगी। तो इन तीनों वेव्स को लिखना है तो यहां पे तीनों का नाम लिख दो, यहां पे बेस बना दो, है ना। इनमें से ये बता सकते हैं कि कौन सी इसमें से सरफेस वेव है, कौन सी टेरेस्ट्रियल वेव है। उनमें से फिर उनका मीडियम बता सकते हैं कि कौन सी सॉलिड में सिर्फ चलती हैं, कौन सी तीनों में चलती हैं। उनकी स्पीड बता सकते हैं, उनका नेचर बता सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स हैं, उनका शेडो जोन बता सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी है, सबसे कम कौन सी है। हो गए 5 से 6 पॉइंट, इजी पड़ेगा। तो यहां पर ये पैटर्न जो है आपका 7 मार्कर में, जब आपको डिफरेंशिएट करना होता है तो ये इजी तरीका है लिखने का। बेस और दोनों के बीच में अंतर, कम लिखना पड़ेगा, एक एक कीवर्ड से यहां पे काम हो जाएगा आपका और समझने वाला डायरेक्ट समझ जाएगा, है ना। वो बच्चों जैसा नहीं करना कि पूरा लिख रहे हैं, टाइम नहीं है। जितना एक क्वेश्चन में टाइम दोगे दूसरे क्वेश्चन की मार्किंग कम होती जाएगी। याद रखना एवरेज कितना टाइम लेना चाहिए एक क्वेश्चन करने के लिए। 2 मार्कर्स कितने आते हैं, 15 आते हैं, है ना। 30 नंबर मिल रहे हैं आपको यहां से। अब 30 नंबर मिल रहे हैं तो इसके लिए आपको कितना टाइम लेना चाहिए कंप्लीट करने के लिए। 1 मिनट मान लो, तो मैक्सिमम कितना टाइम, 15 मिनट्स। जबकि जब 3 मार्कर लिखते हैं तो 10-12 मिनट में भी हो जाते थे कंप्लीट। वो धीरे धीरे फ्लो बन जाता है। फिर भी हम एक एवरेज मान लेते हैं 50 मिनट्स आपने यहां ले लिए। 7 मार्कर कितने आते हैं, कितने आते हैं, 10 आते हैं। तो कितना टाइम लगेगा, 10 कैसे आएंगे आपको। 10 मार्कर कितने हैं, 5 हैं, कितने हो गए 50, ठीक है 10 ही आएंगे, 70, 150।
इसमें कितना टाइम लगना चाहिए 7 मार्कर में? कितना? 3 मिनट तो बहुत कम हो जाएगा, आराम से 5 मिनट में एक हो जाएगा, है ना। टाइम देना है आपको इसमें, क्योंकि इसमें मार्जिन ज्यादा है मार्किंग का। तो कितना हो गया ये? हम एक क्वेश्चन का 5 मिनट एवरेज लेके चले, हमें तो ट्राई 4 मिनट में करना है। तो कितना हो जाएगा ये? 50 मिनट्स। बचे कितने? तो थोड़ा सा इसको कम कर लो, है ना। यहां पर आप 40 मिनट्स में ट्राई करो, 4 मिनट में एक क्वेश्चन। अब आपको सही टाइम मिल जाएगा। यहां पे कितना बचेगा? 35 मिनट्स। मतलब पर क्वेश्चन आपको कितना मिनट मिल रहा है? 7। ठीक है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है 2 मार्कर, 4 मिनट में एक क्वेश्चन करना है 7 मार्कर, 5 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, 7 मिनट में एक क्वेश्चन करना है 10 मार्कर। एडजस्ट ये कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा टाइम कम देकर कहां बढ़ा सकते हो? इधर। जो 7 मिनट यहां ले रहे हो, 6 मिनट भी ले सकते हो। कहां दे सकते हो टाइम? 7 मार्कर में। और अब दूसरी चीज ये है कि 150 में से हमेशा 150 का तो बनेगा नहीं। समझ में आया? 150 का जब नहीं बनेगा तो जो क्वेश्चन छूटेंगे उनकी टेंशन लेते नहीं है अपन, दिमाग में बैठाना नहीं है, उसका यूटिलाइज कहां करना है? टाइम। इनमें जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे तो पेपर आपसे पूरा नहीं भी बनेगा, पर इतनी मार्किंग आपकी आएगी कि जो आपके कट ऑफ से बहुत अच्छी होगी। समझ में आया? है ना। तो ये था आपका बेसिक आंसर राइटिंग का जो आपको अभी करना है। अब हमें करना है प्रैक्टिस। सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनके प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और आगे उन टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। अभी किसी को कोई भी डाउट है बेसिक में जो अभी हमने डिस्कस किया? अभी पूछ लो। देखो, पेपर ए और पेपर बी आपको 2 अलग अलग मिलेंगे साथ में, है ना। कॉपीज अलग होंगी, पार्ट ए की अलग होगी, पार्ट बी की अलग होगी, उनके कलर्स भी अलग अलग होते हैं। उसमें लिखा होगा, जरूरी नहीं है कि पहले पेपर ए ही करना है। एग्जाम्पल के लिए जब पहला पेपर देने जाते हैं तो हिस्ट्री पता रहता है कि टफ आता है, उसके कंपैरिजन में ज्योग्राफी इजी होता है। तो बेसिक ह्यूमन नेचर है कि जब आप इजी चीज पहले उठाओगे और आपका मेजर पोर्शन पहले कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मानसिक परेशानी नहीं होगी। नहीं तो हम टेंशन में रहते हैं तो आता हुआ गलत करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, जो आपको इजी पड़ रहा है वो उठा लो। पेपर सेकंड आपकी उस पर डली हुई है, कॉपी है, वही आता है। ग्रुप पे भेजी हुई थी एक बार मैंने कॉपी, ये निकलवाई है अभी, यही है ना। तो वो जो सैंपल कॉपी देते हैं कई बार चेंज हो जाती, जैसे 2022 में सैंपल कॉपी हम लोगों को जो दी थी 5 मार्कर में सिर्फ 8 लाइन्स होती थी लिखने के लिए, उधर पूरा पेज आया था, आधे लोग इसी में बाहर हुए। अब उस समय तो अभी तो आप कहोगे कि सर ने इस तरीके से बताया, उधर कॉपी चेंज हो गई, तो क्योंकि उन्होंने ही की थी, है ना, वो सबके लिए नया था। यहां उन्होंने सैंपल कॉपी अलग दिखाई, उधर जाकर पूरी कंप्लीट कॉपी दे दी। तो उस समय भी दिमाग लगा के काम करना है, उसमें भी वर्ड लिमिट होती है। यदि फॉर एग्जाम्पल पूरा पेज दिया है लेकिन आपको 50 या 60 वर्ड्स ही लिखना है सिर्फ, तो आप क्या करोगे, आपके यूजफुल कितनी लाइन्स हैं, वही
10 से 12। तो 10 से 12 लाइन लिखी, एक नीचे लाइन खींची और इधर इस तरीके से कर दिया। मतलब जब लाइन जहां आपने खींच दी वहां आपका आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपने वर्ड लिमिट भी एक्सीड नहीं की, आंसर भी कंप्लीट लिखा और स्पेस बस नीचे का छोड़ा क्योंकि वो उन्होंने ही एक्स्ट्रा दिया है। बहुत सारे लोग यही करके आए हैं, नंबर सबको मिले हैं। मैंने पूरा पेज लिखा था तो भी मेंस निकला, मेरे जो मित्र थे उन्होंने हाफ लिखा था, लाइन खींच के क्रॉस किया था, उनका भी मेंस निकला। तो मेंस में जरूरी नहीं है, पैटर्न सबके अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड क्या करता है कंटेंट, आपने उसको रिप्रेजेंट उस तरीके से किया है या नहीं, इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 7 पॉइंट्स आपके छोटे फॉर्म में डाले हैं तब भी नंबर मिलेंगे, या मैंने पूरे पेज में भर के 7 पॉइंट डाले हैं तब भी नंबर मिलेंगे। बस वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होती, इतना तो हमें आता ही नहीं है कि हम वर्ड लिमिट एक्सीड कर दें, कम लिखते हैं क्योंकि पैराग्राफ जैसा लिखना हो तब करोगे ना, लेकिन उसमें पैराग्राफ में कभी लिख के देखना, हाथ दुखने लगता है लिखने में, और पॉइंट्स में लिखना हो तो जल्दी जल्दी कंप्लीट होता है। सब हेडिंग डालोगे तो की पॉइंट्स वहीं मिल जाएगा, आगे की लाइन में अंडरलाइन कर दिया। फिर वही ना, वो तब है जब 2 मिनट 1 मिनट बचा है और आपको अटेम्प्ट करना आता हुआ क्वेश्चन। कई बार ऐसा हो जाता है, कोई क्वेश्चन आ रहा है और अटेम्प्ट करना है और लास्ट आपका 1 मिनट 2 मिनट बचा है, तब क्या करते हो, यही पैटर्न अपनाते हैं। दूसरे का यूज कर लो, लेकिन फिर दूसरे को करना पड़ेगा टाइम पर। वही मैं बता रहा हूं, हिस्ट्री इतना टफ था कि उसके 4 से 5 3 मार्कर नहीं बन रहे थे, 22 का बता रहा हूं, है ना, उसका 1 से 2 नहीं बन रहे थे 5 मार्कर, और ऐसे ही 11 मार्कर भी टफ थे। तो हमने क्या किया, हमने हिस्ट्री को एवरेज किया कि गिरी हालत में कैसे भी करके 60 से 70 नंबर आ जाएं बस। तो जितने हमसे 3 मार्कर बन रहे थे सिर्फ वही किए, पूरे अटेम्प्ट नहीं किए क्योंकि वो बन नहीं रहे थे। दूसरा 5 मार्कर में 10 में से 8 क्वेश्चन किए, 2 छोड़ दिए, है ना। 11 मार्कर होता था उस समय, वो अटेम्प्ट सारे किए, लेकिन वो 1-2 क्वेश्चन उसके प्रॉपर उस तरीके से नहीं आ रहे थे जिस तरीके से लिखना था। और इसका जो टाइम बचा वो कहां दिया, ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी इतने अच्छे से कंप्लीट किया, उसके आउट ऑफ 15-14 3 मार्कर सही थे, एक 3 मार्कर आधा सही था क्योंकि वो थोड़ा सा फैक्चुअल था। उसके जो 5 मार्कर थे वो पूरे बन गए थे, उसके जो 11 मार्कर थे वो पूरे बन गए थे। तो उसमें मैपिंग की, उसको अच्छे से सजाया ताकि इसमें मार्किंग हो। और एक पेपर में आपके 60 या 70 एवरेज आए, दूसरे में 90-95 मिल गए, तो बराबर हो गया, क्योंकि दोनों में एवरेज ही करना है ना आपको। 160-150 बहुत अच्छा स्कोर होता है आपका। समझ में आया, वही मैं आपको यहां समझा रहा हूं। एक पेपर में थोड़ा बहुत टफ लग रहा है, एक होता है हमेशा, एक पेपर टफ होता है, पार्ट ए टफ होगा तो पार्ट बी इजी होगा, पार्ट ए इजी होगा तो पार्ट बी थोड़ा सा टफ होगा। आप 6 पेपर उठा लो, हर साल एक ना एक पेपर में यही प्रॉब्लम देखने मिलती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उससे सिलेक्शन रुक जाएगा। हम पैनिक खुद हो गए तो जरूर रुक जाएगा। हमें वहां पर क्या करना है, सोचना ये सबके लिए बराबर है। तो जैसी धारा बह रही है वैसे ही बहते जाना है, जो भी आप कर रहे हो उसी को बस करते जाना है। ठीक है, आप क्वेश्चन से स्टार्ट करें। फर्स्ट टॉपिक जो है आपका, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, प्रियम्बल है, उसका जो बेसिक है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब इसमें कवर करेंगे। इसमें सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लिखना है, 1-2 मैं आपको लिख के बताते जाऊंगा। जनरली मैं आपको इसमें की पॉइंट्स बस बताऊंगा, वो इसलिए क्योंकि इंट्रोडक्शन क्या बनाना है, कंक्लूजन क्या बनाना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो अभी हम डिस्कस करते चलेंगे कि इसमें क्या लिख सकते हैं। की पॉइंट्स इसके जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है,
चलिए, ये पुराने क्वेश्चन हैं आपके, उसमें लिखा हुआ है कि ये कब आया हुआ है, तो इसको आपको रिसेंट जो आपके 19 के बाद के हैं उन पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। सबसे दिया पहला क्वेश्चन है, ये आया था मेंस 2023 में। भारतीय संविधान की 3 संघीय विशेषताएं बताइए। पॉइंट आउट 3 फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, यूनियन का यूज करते हैं जनरली हम, है ना। यूनियन और फेडरल दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे अमेरिका फेडरल है, इंडिया यूनियन है, क्या अंतर है दोनों में? वेरी गुड। फेडरल में पावर डिवाइड होती है, सेपरेशन ऑफ पावर्स किस किस के बीच में? यूनियन और सेंट्रल और स्टेट के बीच में। जबकि हमारे यहां पावर डिवाइड तो है लेकिन अलग नहीं हो सकते एक दूसरे से। केंद्र राज्य संबंध है हमारे यहां, रिलेशन है, लेकिन यदि राज्य चाहें तो केंद्र से अलग नहीं हो सकते। जबकि अमेरिका में उनके प्रोविंस प्रांत चाहें तो वो अपने सेंट्रल से अलग हो सकते हैं। उसी का कारण है कि हमारे यहां सिंगल सिटीजनशिप है, वहां पर डुअल सिटीजनशिप है। हर स्टेट की अपनी सिटीजनशिप है और एक फेडरल की सिटीजनशिप है। दूसरा, हमारे यहां एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर अपना प्रोविंस का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और फेडरल का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये अंतर है। जनरली हम ये कह सकते हैं कि वहां पर स्टेट्स ने मिलकर फेडरल बनाया है, जबकि हमारे यूनियन ने मिलकर किसको बनाया है? स्टेट्स को बनाया है। ठीक है, ये अंतर होता है। अब बताइए कि यहां पर आपको अब तो 2 मार्कर आएगा, 4 लाइन दी होंगी, तो क्या आप यहां पर संघीय विशेषताएं कितनी पूछी गई हैं? 3। तो इनमें क्या करोगे? डायरेक्ट 3 पॉइंट लिखोगे। क्या करोगे? डायरेक्ट 3 पॉइंट लिखोगे। बताइए कौन सी विशेषताएं हमारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया में? सबसे पहला, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली विशेषता क्या है हमारे संविधान की? सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। जनरली आपको पता होगा, यह पूछा जाता है। दूसरा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता है यहां पर। यदि पूछा जाए सबसे बड़ा क्या है हमारे देश में? संविधान। और क्या है हमारे संविधान में? सेपरेशन ऑफ पावर्स, आर्टिकल 50 याद है। ये तो आपके 3 पॉइंट हो गए। इसके अलावा और बताइए विशेषताएं भारत के संविधान की। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंक्लूड है इसमें। बाइकैमरल प्रणाली है, सिस्टम है। डायआर्की सिस्टम है। हाँ, लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। और क्या विशेषताएं? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं? नेगेटिव भी होते हैं, है ना। ये भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमारे इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है, रिपब्लिकन सिस्टम भी है। ये भी सारी इसकी विशेषताएं। सिंगल सिटीजनशिप है ना। इसके अलावा ये फेडरल के साथ साथ यूनिटरी भी है, और कहीं कहीं इसके लिए हम क्वासी फेडरल का यूज भी करते हैं। जब आपकी इमरजेंसी का टाइम आता है तो आपकी मैक्सिमम पावर किसके पास चली जाती है? सेंट्रल के पास। तो बहुत सारी विशेषताएं, आपको 3 छांटना है।
3 वो छांटना है जो बहुत इजी है। 4 लाइन है तो एक लाइन में ये लिख सकते हैं ऊपर कि हमारे संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, बाकी 3 पॉइंट में 3 विशेषताएं, है ना। ये तो डायरेक्ट पॉइंट है, क्या इनको अंडरलाइन करोगे? क्यों करना है, इतने शॉर्ट में ही पॉइंट दे रहे हो ना, तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना, वो तो पढ़ लेगा ये। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। लिमिट आपकी 20 वर्ड से ज्यादा जाएगी नहीं, इसमें जा रही है। कितने ही लिख रहे हैं, 1 2 3 9 10 वर्ड ही आ रहे हैं बस, है ना। तो इस तरीके से इसी को अच्छे से दिखाना होता तो क्या करते, ये और बना देते। समझ में आया? इसमें क्रिएटिविटी ज्यादा नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट से आपको आंसर से मतलब है जो आप दे रहे हैं। ठीक है, ऑन द व्हाट ग्राउंड्स इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिटिसाइज्ड, ये है 7 मार्कर आपका। जनरली ये आया था एमपीपीएससी मेंस 23 में। अब 7 मार्कर है, कितनी लाइंस मिलेंगी? 11 लाइंस मिलेंगी। इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन ऐसा लिखना है कि पॉजिटिव से स्टार्ट हो और क्वेश्चन पे आ जाए। जैसा कि हमें पता है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, परंतु फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं जो इस प्रकार हैं। ये आलोचना है आपकी। अब आलोचना में क्या लिखोगे बताइए? बल्कि है, हम इसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कहां से लिया गया था? दूसरे देशों के सोर्सेस से। इसके बाद इसको कार्बन कॉपी कहा जाता है 1935 के, है ना, संविधान का। इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है ना, रिजिड है। फ्लेक्सिबल तो है, उसके साथ ये क्या है? रिजिड है। और क्या लिख सकते हैं? इस कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लोगों के बीच विवाद हुआ था, एक गांधी जी के बीच में और एक नेहरू जी के बीच में। और वो क्या विवाद था? गांधी जी चाहते थे कि इसमें रूरल डेवलपमेंट ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो किस बेसिस पर थी? रूरल डेवलपमेंट। जबकि जो नेहरू जी थे उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? अर्बन डेवलपमेंट। वो चाहते थे क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट हो, एक शहर को डेवलप कर दो, उसके आसपास जो गांव उससे लगे वो अपने आप डेवलप हो जाएंगे। जबकि गांधी जी कहते थे कि डेवलपमेंट सबसे निचले स्तर से करो, गांव से, तो ऊपर जाके शहर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर आइडियोलॉजी का भी क्या देखने मिलता है? कॉन्ट्राडिक्शन देखने मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने मिलते हैं। फिर हमारा जो संविधान है इसको कहा जाता है कि ये जो वकील हुआ करते थे उनका स्वर्ग था, है ना। अब वकीलों का स्वर्ग था, उसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम जो लोग उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में शामिल थे वो क्या थे? एडवोकेट थे। इसको एडवोकेट्स पैराडाइज बोलते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ही सारे जो लॉस थे, इसके जो नियम थे, वो उनके अकॉर्डिंग उठाए हैं। ये भी आलोचना है ना। तो इसमें उस समय फार्मर्स देखने को मिले, ना ही बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखने को मिले, उनका भी तो इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, है ना। इनडायरेक्ट इलेक्शन भी लिख सकते हैं। तो जितना आप नेगेटिव निकाल सको, 4-5 सॉलिड पॉइंट आप लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं लिखवा देता हूं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन।
मतलब उधार का संविधान कहां से लिया? बहुत सारे, लगभग हमने 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था, उससे क्या किया है? प्रोविजंस निकाले। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। (1935) का जो आपका अधिनियम था, ये उसकी क्या है? कार्बन कॉपी है। 1935 के भारत शासन अधिनियम की कार्बन कॉपी है। क्या अर्थ हुआ इसका? हमने मैक्सिमम जो भी प्रोविजंस अपने संविधान में लिए हैं वो किस एक्ट के हैं? 1935 के एक्ट के हैं, है ना? उसी जनरली भारत 1947 तक उसी एक्ट से चला। पहले आया था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में, उसके बाद उसमें सुधार करने के लिए एक कमेटी बनी थी, जिसके कारण ही विवाद हुआ था पूरा, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन याद है? उसकी रिपोर्ट पेश करने आया था, उसमें 7 व्यक्ति थे लेकिन एक भी भारतीय नहीं था, जबकि उन्होंने कहा था कि यदि इस चीज को रिफॉर्म होगा तो भारतीयों के लिए कर रहे हैं हम, तो कम से कम भारतीय होना चाहिए। तो उसका जब विरोध हुआ तो लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसी सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। ये जब पता चला कि ये अधिनियम एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा इंडियंस के द्वारा, फिर बाद में कौन सा एक्ट लेके आए? 1935 एक्ट। यहीं से देखो, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, पूछता है बाइकैमरल और डाइआर्की सिस्टम कब से स्टार्ट हुए? तो 1919 के एक्ट में जो प्रोविंस थे, प्रांत थे, वहां डाइआर्की सिस्टम पहली बार स्टार्ट हुआ और यूनियन में बाइकैमरल सिस्टम स्टार्ट हुआ। 1935 के एक्ट में अपोजिट कर दिया। जो सिस्टम डाइआर्की का प्रोविंस में था वो कहां लागू कर दिया? केंद्र में। और जो बाइकैमरल सिस्टम केंद्र में लागू था वो प्रोविंस में भी स्टार्ट कर दिया। द्विसदनी व्यवस्था हमारे यहां होते हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। विधानसभा और विधान परिषद आपको बनाना है, आप बना सकते हो, नहीं बनाना है नहीं। एमपी में थी पहले 1969 से पहले, बाद में खत्म की है। उसके ऊपर भी लिखने आता है विधान परिषद होना सही है या नहीं, तो वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव जब लिखोगे तो ये बताओगे कि उसके पास पावर होती है कि वो थोड़ा सा लोगों को सोचने के लिए बिल को होल्ड कर देती है, तो आपके पास विचार कर सकते हो। विधान परिषद में विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, अलग अलग फील्ड से आते हैं, तो उनके पास ग्राउंड लेवल का नॉलेज होता है, तो लॉज मेकिंग में हेल्प करते हैं। नेगेटिव ये है कि फाइनली डिसीजन किसका है? विधानसभा का। तो इन पे तो हम पैसा वेस्ट कर रहे हैं ना, इसको बना के बैलेंस करते हैं। पॉजिटिव ज्यादा लिखते हैं, नेगेटिव कम लिखते हैं, 70-30 का रेशियो बनाते हैं। ठीक है, तो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। अगला लिख लीजिए, नॉन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, गैर भारतीय संविधान है। फिर लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है इसको, वकीलों का स्वर्ग। मैक्सिमम आपके एडवोकेट थे, बैरिस्टर की उपाधि चलती थी तब, देखा होगा, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने विदेश पढ़ने जाते थे, है ना। इसके बाद रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल तो है लेकिन एक नेचर इसका क्या है? रिजिड, कठोर संविधान है।
यदि आपको अमेंडमेंट करना है तो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है इसकी, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ फीचर्स हैं यूनिटरी मॉडल के, है ना। तो इसमें लिख सकते हैं हैव सम फीचर्स ऑफ यूनिटरी मॉडल, एकात्म व्यवस्था के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, और अगला लिख सकते हैं ह्यूज कॉन्स्टिट्यूशन या बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट में आ जाएगा। और लिख सकते हो कॉन्फ्लिक्ट्स इन आइडियोलॉजीज, लाइक गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी, उसको गांधीयन आइडियोलॉजी बोलते हैं, जो रूरल डेवलपमेंट पर बेस्ड थी। दूसरी नेहरू जी की जो आइडियोलॉजी थी उसको बोलते हैं फेबियन सोशलिज्म, है ना, फेबियन समाजवाद, जो किस पर आधारित है, अर्बन डेवलपमेंट पर। ठीक है, लिख लोगे इसको। अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, भारतीय संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है परंतु इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। किसकी बात हो रही है, बेसिक स्ट्रक्चर की। किसकी बात हो रही है, टू 200 वर्ड्स में समझाना है। 200 वर्ड्स में क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। अपन बस इसको डिस्कस कर लेते हैं, कल कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में आप कहां से स्टार्ट करोगे इसको, केशवानंद भारती बनाम केरला स्टेट, कब का केस है, डेट 24 अप्रैल 1973, है ना। केशवानंद भारती बनाम केरला स्टेट या स्टेट ऑफ केरला, है ना। जनरल डिस्कशन ये है कि अभी तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी। इसमें कितने जजेस थे, उसमें 13, और इसका फैसला कितने से गया था, 7 और 6 से। और 7 जो जजेस थे उनके फैसले में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रोविजंस जिनमें संसद जो है उसके नेचर को चेंज नहीं कर सकती, है ना। फॉर एग्जांपल सिंगल सिटीजनशिप, तो क्या संसद चाहे तो सिंगल सिटीजनशिप हटा सकती है, नहीं हटा सकती। अब ये राइट किसके पास है, कौन बताएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। क्या कहीं पर भी बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन है, नहीं है। कौन बताता है ये, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इसको बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर में आता है ना। तो इंट्रोडक्शन में कहां से स्टार्ट करना है, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला केस से, प्रॉपर डेट के साथ स्टार्ट करना कि इस केस में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया, जिसके तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि
जो भारतीय पार्लियामेंट है वो इसमें संशोधन तो कर सकती है पर इसके नेचर को चेंज नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल के लिए सिटीजनशिप के में अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे हम, उसमें हम संशोधन किया, लेकिन क्या हम सिंगल सिटीजनशिप के नेचर को चेंज किया? नहीं कर सकते। अब इसमें आपको सिंगल सिटीजनशिप जो है, सॉरी, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है उसके लिए जो भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के अभी भी स्टैंडर्ड बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने वो समझा दीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा आपका, बताइए। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आ जाएगा, सिंगल सिटीजनशिप आ जाएगी, बाइकैमरल सिस्टम आ जाएगा, डायआर्की सिस्टम आ जाएगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, फिर फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी आ जाएगी, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर्स आ जाएगी। ये ऐसे फीचर्स हैं जिनमें पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता, है ना। तो ये सारे मेंशन कर दो, ठीक है। फिर किसी एक एग्जांपल को एलैबोरेट कर दो। जब सिटीजनशिप उठाओ तो उसका अमेंडमेंट एक्ट बता दो कि इसके अंदर तो संविधान में चेंज हुआ है, किसने किया है? पार्लियामेंट में, लेकिन कभी भी उसके नेचर को चेंज नहीं किया, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या लिखोगे? बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रोविजन है वो आपके संविधान में मेंशन नहीं है, परंतु इसको समय समय पर कौन बताता है? सुप्रीम कोर्ट बताता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ये पॉजिटिव आपका कंक्लूजन हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्लास आपकी एथिक्स की, आगे इसको कल कंटिन्यू करेंगे। बेसिक आपको पैटर्न समझ में आए, वही है आपका पूरा आंसर राइटिंग।